आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ की कुछ-कुछ थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या-क्या एविडेंस थे जिससे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था। कुछ-कुछ एविडेंसेस हैं, जिसमें से पहला एविडेंस जो है वो है एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, यानी कि पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल होता है। तो ये कुछ एविडेंस है जो हमें फॉसिल से देख के मिला है, हमें पता चला है इवोल्यूशन के बारे में। तो पहली चीज़ इसमें क्या है कि आपके डिफरेंट एज रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट होते हैं, जिनके अंदर फॉसिल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म के, ठीक है, जो कि पीछे मर चुके होंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन हुआ होगा तो पीछे मर चुके होंगे वो। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट जियोग्राफिकल पीरियड। तो अलग अलग आप बोलो स्टडी ऑफ फॉसिल जो है अलग अलग सेडिमेंटेड लेयर से हमें बताता है उनके जोग्राफिकल पीरियड के बारे में जिसमें वो एग्जिस्ट करते थे। अब कुछ लाइफ फॉर्म जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थी कुछ जोग्राफिकल टाइम स्केल में, ठीक है, वो उसी में रहनी थी। अब नई लाइफ फॉर्म भी तो देखो हुई ना, वो इवॉल्व हुई है अलग अलग टाइम पे, नई नई लाइफ फॉर्म जो है वो इवॉल्व हुई है डिफरेंट टाइम्स पे। सेकेंड हमें एविडेंस मिला है फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी एनाटमी दिखा रहा है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंस जो हैं आज के ऑर्गेनिज्म में और उन ऑर्गेनिज्म में जो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, तो उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जिसमें आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक है होमोलोगस स्ट्रक्चर और एक दूसरा है एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारा मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर है पर फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ बैट्स एंड ह्यूमन, अगर इन्हीं दो का मान लो, बाकी भी एग्जांपल है। अगर आप देखोगे फोर लिम्स ऑफ बैट जो हैं वो उनके लिए विंग्स की तरह काम करते हैं और हमारे फोर लिम्ब का डिफरेंट काम है, पर ध्यान से अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों के ही स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। होमोलोगस का ही बिल्कुल ऑपोजिट है एनालोगस। यहाँ पर क्या है कि ये परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन पर इनका स्ट्रक्चर जो है डिटेल में देखोगे तो वो डिफरेंट होता है। जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दोनों के विंग्स हैं, ठीक है, अब दोनों का फंक्शन तो सेम है कि फ्लाई करना, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट बना होता है। अगर आप बर्ड और इंसेक्ट का जो देखोगे विंग्स तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनका। इसके बाद एविडेंस है फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, अब ये वॉन बेयर ने दिया था। अब यहाँ पर क्या स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी शो करती है कुछ कॉमन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कुछ कॉमन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है हम सबके अंदर, तो ये एक एविडेंस हमें एम्ब्रियोलॉजी से मिला। दूसरा एविडेंस है बायोकेमिस्ट्री से मिला, ये बता रहा है कि कुछ सिमिलर प्रोटीन और जीन हैं, परफॉर्म करते हैं कुछ गिवन फंक्शन को अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जो बहुत डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो हमें इससे ये क्लू मिला है कि हमारे कुछ कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में कुछ कुछ पता चला है। एविडेंस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये बोला जाता है कि वो पॉपुलेशन जो बेटर अडेप्टेशन कर सकती है वही सर्वाइव करेगी और इंक्रीज कर सकती है अपना पॉपुलेशन साइज को। अब देखो बेस्ट सबसे बड़ी बात यही है कि जिसका पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तभी तो वो खैर आगे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। इसके बाद है एडप्टिव रेडिएशन, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पर एंसेस्टर के कुछ स्टॉक हैं गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़, जिससे कुछ न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, अडॉप्ट करती हैं न्यू हैबिटाट और न्यू वे ऑफ लाइफ को, ठीक है। आपकी बुक में इसमें बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बना रखा है, बर्ड्स का बना रखा है, तो आप उसको देखोगे तो आप समझोगे कि बर्ड्स के जो बीक होती है उसको ही कहीं ना कहीं चेंजेस कैसे कैसे बाय द टाइम हुआ है बीक ही वो, मतलब वही सेम चीज़ है बट बाय द टाइम उसमें चेंज आया है, तो वो आपको देख के मतलब समझ में आएगा। अब है लेमार्क्स थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसका एग्जांपल याद रखो, जिराफ वाला। तो जिराफ के बारे में बताया था कि उनको जो जिराफ होते हैं उनको टॉल ट्रीज पे लीव खानी थी, ठीक है। अब वो खाने के लिए उन्होंने क्या किया, अडॉप्टेशन करी। अडॉप्टेशन क्या करी कि इलोंगेशन ऑफ द नेक, इसको अडॉप्ट करा और अडॉप्ट करा, ठीक है, देखो उन्होंने करा, पर यही सेम आप बोलो कि ये जो अक्वायर्ड कैरेक्टर था उनका, ये अक्वायर्ड था, ये मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से उनके पास थी ये चीज़, नहीं, ये अक्वायर्ड करा उन्होंने और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने क्या किया अपने सक्सेसफुली जनरेशन में पास करा। यानी कि आज हम जिराफ को जब देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि उनकी नेक जो है वो इलोंगेटेड नेक है, अगर आपको पता होगा, हम लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। तो जिराफ जो है स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये जो चीज़ है वो अपने अंदर ले आए, एक्वायर्ड कर ली उन्होंने, ठीक है, और सक्सेसफुली पास कर दिया सेम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन में अपनी, ठीक है। तो लेमार्क की थ्योरी भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। इसके बाद है डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कुछ कुछ फैक्टर पे बेस्ड है ये, जैसे कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन की, कोई स्पीशीज़ का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, पर हमारे पास जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जैसे फूड और स्पेस, ये लिमिटेड है। स्ट्रगल कर रहा है हर एक स्पीशीज़ अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ उस स्पीशीज़ का होता है जो फिटेस्ट है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेरिएशन, जिसके अंदर वेरिएशन है वही चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। अब है हार्डी का विनबर्ग प्रिंसिपल, इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि हम एली की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कांस्टेंट, हमने बोला कि यहाँ पर एली की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, यानी वो चेंज नहीं होगी। जीन पूल जो होता है, जीन पूल का मतलब है टोटल जीन्स और एली किसी पॉपुलेशन में जो देखे जाते हैं, वो उसको भी कांस्टेंट रखा जाता है और वो स्टेबल होता है, इसीलिए इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब देखो, सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसीज, हम सारी एलिक फ्रीक्वेंसी को अगर 1 ले लेंगे तो दो एली को अगर आपने कंसिडर करा कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इनकी अगर हमने पी और क्यू ली है, तो डिप्लॉयड में फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर आप कैपिटल ए की लोगे तो वो पी स्क्वायर बन जाएगी, स्मॉल ए और स्मॉल ए की क्यू स्क्वायर हो जाएगी, और कैपिटल ए और स्मॉल ए की 2pq हो जाएगी। तो इसी से आपको एक ये रिलेशन मिला कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। पहला है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन में क्या है कि कुछ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हो गई, माइग्रेशन तो पता ही आपको, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो ट्रांसफ़र हो गई दूसरे प्लेस पे, जिससे क्या है चेंज आया हमारी जीन की फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा। अगर या एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो जिस जगह से गए हैं वहाँ की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। और देखो, अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंट हो रही है, अगर फ्रीक्वेंट जीन माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं जीन फ्लो। अब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एकदम से रैंडमली कोई चेंज आ गया जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब हम चाहते नहीं थे, बाय चांस रैंडमली ऐसा कुछ हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है स्पॉन्टेनियस, बार बार चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज आता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आ रहा है, वो भी स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से ही समझ रहे हो आप कि कोई भी दो चीज़ों को एक्सचेंज करना, जीन का एक्सचेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, बट डिफरेंट लोगों में होगा, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और कब होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे ही होगा। अब है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको पता है कि इसमें बताया जाता है कि ये प्रोसेस है जिसमें आप बोलो कि जो बेटर अडप्टेशन करता है इंडिविजुअल विद यूज़फुल वेरिएशन, जिसके पास यूज़फुल वेरिएशन भी है, वो ही नेचर उसको सिलेक्ट करता है। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया इस चीज़ के बारे में कि भाई नेचर खुद सिलेक्ट करेगा कि कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए। तो वो स्पीशीज़ रहेगी जो अपने अंदर चेंजेस करना चाहती है, अडप्टेशन करना चाहती है। दूसरा, जिसके पास एक यूज़फुल वेरिएशन है, तो वो स्पीशीज़ के जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, उससे हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक है स्टेबलाइज सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन और तीसरा है डिसरप्टेड सिलेक्शन। स्टेबलाइज सिलेक्शन का आपको मतलब पता चल रहा है, स्टेबल चीज़ है। तो पहला वाला अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो वो आपको वही डिनोट कर रहा है। देखो, जो पीक है वो हाइयर है और नैरो है, तो स्टेबलाइज आपका सिलेक्शन है। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो पीक है वो किसी एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तीसरा है डिसरप्टेड सिलेक्शन। डिसरप्टेड आप समझ ही रहे हो, तो कोई ऐसा वो वैसा पीक बनते हुए नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको 2 पीक फॉर्म होते हुए दिखेंगे इस तरीके से। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इवन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से इसको नोट करके साथ साथ करते जाओ, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी।